भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब पूरा देश सो रहा हो, लेकिन लोकतंत्र की धड़कनें तेज हो चुकी हों। एक ऐसी सुबह जब अखबार आपके दरवाजे तक तो पहुंचे, लेकिन उनकी स्याही पर सरकार का पहरा हो। एक ऐसा समय जब सवाल पूछना अपराध बन जाए और चुप रहना मजबूरी। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वो तारीख जिसने देश की राजनीति, संविधान और नागरिक स्वतंत्रताओं को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा गया देश खतरे में है, विरोधियों ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, सत्ता का दावा था व्यवस्था बचानी है, आलोचकों को आरोप था आवाज दबानी। सच क्या था? फैसला आपका होगा। हमारा काम है इतिहास के पन्नों को बिना किसी पूर्वाग्रह के आपके सामने खोलना। क्यों लगा आपातकाल? क्या सचमुच देश गृह युद्ध की कगार पर था? भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। क्यों आधी रात को हजारों नेताओं को गिरफ्तार किया गया? क्यों अखबारों की बिजली काट दी गई? और कैसे 21 महीने ने भारत के लोकतंत्र की दिशा बदल दी? आज हम खोलेंगे उस दौर की पूरी कहानी दस्तावेजों के साथ, तथ्यों के साथ और इतिहास की गवाही के साथ। क्योंकि इतिहास कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, इतिहास सिर्फ गवाही देता है। नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है। 25 जून 1975 की आधी रात, लगभग रात के 12 बजे, पूरा देश सो रहा था, लेकिन दिल्ली में सत्ता के गलियारों में इतिहास लिखा जा रहा था। कुछ ही घंटों बाद देश के बड़े विपक्षी नेता गिरफ्तार हो चुके थे, अखबारोर की बिजली काट दी गई, रेडियो पर सिर्फ सरकारी आवाज सुनाई देने लगी और भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यह आपातकाल अगले 21 महीनों तक चलेगा और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे चर्चित और विवादास्पद दौर बनेगा। साल 1971 बांग्लादेश का जन्म होता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीत लिया था और उसके बाद बना बांग्लादेश। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता उस वक्त चरम पर थी, उन्हें दुर्गा तक कहा गया। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत दर्ज की, लेकिन 1973 आते आते तस्वीर बदलने लगी। महंगाई, बेरोजगारी, तेल संकट और भ्रष्टाचार के आरोप और जनता का गुस्सा बढ़ने लगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेशी शरणार्थियों के संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी थी। इसी दौरान गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ, फिर बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने पुलिस और सेना तक से संविधान के प्रति निष्ठा रखने की अपील की, जिसे सरकार ने गंभीर चुनौती के रूप में देखा। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली चुनाव मामले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया। राजनारायण की याचिका पर अदालत ने चुनावी नियमों के उल्लंघन से जुड़े कुछ आरोपों को स्वीकार किया और निर्णय के अनुसार इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। यह फैसला राजनीतिक संकट का कारण बना।
इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उन्हें सीमित अंतरिम राहत मिली, लेकिन राजनीतिक विवाद समाप्त नहीं हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगवा दिया। आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 की रात सरकार ने राष्ट्रपति से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सिफारिश की। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अदालत सरकार के फैसलों को चुनौती देने में असमर्थ हो गई थी। मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली गई। अखबारों में क्या छपेगा यह सरकार तय करती थी। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और देश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां रातों रात जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कई गिरफ्तारियां मीसा यानी कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, भारत का एक बेहद विवादास्पद कानून था और यह कानून सरकार और पुलिस को बिना किसी वारंट, बिना कानूनी प्रक्रिया और बिना अदालती सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार करने और जेल में रखने की असीमित शक्ति देता था। सरकार का तर्क था कि इससे व्यवस्था और राष्ट्रीय स्थिरता बनी रहेगी। आलोचकों का कहना था कि असहमति की आवाज दबाई गई। एक अनुमान के मुताबिक आपातकाल के दौरान इस कानून के तहत देश भर में 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में भर दिया गया था। इस कानून से जुड़ा एक बेहद मशहूर किस्सा यह है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भी आपातकाल के दौरान मीसा के तहत ही जेल में बंद किया गया था और उसी दौरान जेल में रहते हुए उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने इस काले कानून की याद में मीसा भारती रखा। मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लागू। देश के समाचार पत्रों को सरकारी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। कई खबरें छापने से पहले सरकारी अनुमति आवश्यक हो गई थी। कुछ अखबारों ने विरोध दर्ज कराया, कुछ ने खाली संपादकीय स्थान प्रकाशित किए। कई मीडिया संस्थानों ने सरकारी निर्देशों का पालन किया। यह दौर भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सबसे बड़े परीक्षणों में से एक माना जाता था। संजय गांधी और 5 सूत्रीय कार्यक्रम। आपातकाल के दौरान संजय गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। उनके 5 सूत्रीय कार्यक्रम में परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज विरोध, साक्षरता और स्वच्छता जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन सबसे अधिक विवाद परिवार नियोजन अभियान को लेकर हुआ। कई स्थानों पर जबरन नसबंदी के आरोप लगे। सरकारी और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान देश में 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी और इनमें से कई लोगों की नसबंदी जबरन की गई थी, जिसके चलते यह आपातकाल के सबसे दमनकारी अभियानों में से एक माना जाता है। इन जबरन नसबंदी और खराब मेडिकल सुविधाओं के कारण कई लोगों की जानें भी चली गई थी।
आपातकाल के बाद गठित हुए आधिकारिक जस्टिस जेसी शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार गलत तरीके से किए गए नसबंदी ऑपरेशंस और इन्फेक्शन के कारण 1774 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार विभिन्न राज्यों में इन अभियानों की प्रकृति अलग अलग थी, लेकिन अनेक मामलों में प्रशासनिक दबाव और मानवाधिकार संबंधी गंभीर शिकायतें सामने आई। फिर इसके बाद तुर्कमान गेट कांड होता है। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद तक का रास्ता साफ करने और उस क्षेत्र को सुंदर बनाने के नाम पर यह विध्वंस अभियान चलाया गया। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के निर्देश पर किया गया था। स्थानीय लोगों और दुकानदारों को अपनी संपत्ति खाली करने के लिए केवल 45 मिनट का समय दिया गया था। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पक्के मकानों और दुकानों को नष्ट कर दिया। बेघर होने और दुकानें छीनने से नाराज स्थानीय निवासियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक हो गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोली छोड़ी। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कई लोगों की जान चली गई। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस फायरिंग में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि स्वतंत्र रिपोर्ट्स और गवाहों का दावा है कि मृतकों की संख्या कहीं अधिक थी। हजारों परिवारों को उनके पुश्तैनी घरों से बेदखल कर दिया गया। उन्हें दिल्ली के बाहरी इलाकों जैसे त्रिलोकपुरी, नंदन नगरी और जहांगीरपुरी में बसाया गया, जहां बुनियादी सुविधाएं यानी कि पानी, सड़क, बिजली तक उपलब्ध नहीं थी। यह घटना आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और मानवाधिकारों के हनन की सबसे बड़ी और कुख्यात मिसाल मानी जाती है। फिर 42वां संविधान संशोधन होता है। 1976 संविधान में 42वां संशोधन लाया गया। इसे कभी कभी मिनी संविधान भी कहा जाता है। इससे केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ी, संविधान की कई धाराओं में परिवर्तन किए गए। पहली बार प्रस्तावना में बदलाव करके 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इस संशोधन में कार्यपालिका और संसद की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था और इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन भी माना जाता है। इसके बाद 1978 में 44वां संशोधन लाकर इन बदलावों को काफी हद तक संतुलित भी किया गया। क्या सरकार के पक्ष में भी थे तर्क? इतिहास को समझने के लिए दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। सरकार और उसके समर्थकों का कहना था कि देश में हड़तालें कम हुई, ट्रेनों का संचालन बेहतर हुआ, प्रशासनिक अनुशासन बढ़ा, महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया गया। दूसरी ओर आलोचकों का कहना था कि इन उपलब्धियों की कीमत नागरिक स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को सीमित करके चुकाई गई। यही कारण है कि आपातकाल का मूल्यांकन आज भी बहस का विषय बना हुआ है। इसके बाद होता है 1977 का ऐतिहासिक चुनाव। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल को ढीला किया और नए लोकसभा चुनावों की घोषणा की गई। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। इंदिरा गांधी के विरोध में जनता पार्टी, भारतीय लोक दल और संगठन कांग्रेस जैसे दल मिलकर जनता पार्टी के बैनर तले एकजुट हुए। मार्च 1977 में मतदान हुआ। परिणाम चौंकाने वाले थे। जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। स्वतंत्रता के बाद पहली बार केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिली। मोरारजी देसाई और चरण सिंह के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी कि जनता पार्टी को कुल 295 सीटें मिली और सहयोगियों के साथ 330 से अधिक सीटें मिली।
मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त कर दिया गया। आपातकाल की ज्यादतियां जैसे तुर्कमान गेट कांड और जबरन नसबंदी के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। जनता सरकार का 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद जनता सरकार ने 44वां संविधान संशोधन पारित किया। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शर्तों को अधिक कठोर बनाया गया। आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया ताकि भविष्य में आपातकाल का दुरुपयोग ना हो सके। यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए मीडिया को कानूनी संरक्षण दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जिसे 42वें संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे वापस घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वे मंत्री परिषद की सलाह को एक बार फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हालांकि दोबारा सलाह मिलने पर उन्हें मंजूरी देनी ही होगी। आज आपातकाल को लगभग 5 दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन यह अध्याय अब भी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अधिक चर्चा, शोध और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया असाधारण कदम मानते हैं, दूसरे इसे नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गंभीर प्रहार के रूप में देखते हैं। इतिहास का काम अंतिम फैसला सुनाना नहीं, बल्कि तथ्यों को सामने रखना है, ताकि हर पीढ़ी स्वयं समझ सके कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल चुनाव नहीं, बल्कि संविधान, संस्थाएं और नागरिकों की स्वतंत्रता भी है। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बताता, वो आने वाले समय को आईना भी दिखाता है। मैं हूं धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे थे इतिहास गवाह है। फिर मिलेंगे इतिहास के एक और ऐसे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।